सौतेली माँ और जादुई सैंडल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दीपाली नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माता पिता और दादी के साथ रहती थी। उसके पिता किशोर एक बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। वह घर में दीपाली का ख्याल रखा करती थी। उनके जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक सुजाता को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है। किशोर अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाता है पर वह ठीक नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक दिन सुजाता अपने पति किशोर से बोलती है, किशोर, मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी और तुम यूं बेकार में पैसे खर्च करना छोड़ दो। मैं ठीक नहीं होने वाली। अपनी पत्नी सुजाता की यह बात सुनकर किशोर बोलता है, सुजाता, तुम ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें ठीक करवा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मैं देख लूंगा। और मेरे पास पैसे होने का भी क्या फायदा अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो। फिर सुजाता बोलती है, किशोर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मैं नहीं बच पाऊंगी। तुमने मुझे कितने ही डॉक्टरों से दिखवाया है पर हर कोई सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मुझे एक लाइलाज बीमारी है जिसकी वजह से मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकती हूँ। तो तुम मेरी बात मानो और यूँ हॉस्पिटल में पैसों को बर्बाद करना छोड़ दो। सुजाता, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारा इलाज बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगा और तुम्हें। किशोर इतना सब बोल ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि सुजाता बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही है और ना ही वह सांस ले रही है। यह देखकर किशोर डर जाता है और फिर भागकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर, जरा देखो, मेरी बीबी सांस नहीं ले पा रही है और वो जरा भी हिलडुल नहीं पा रही है। आप चलो मेरे साथ। इतना सुनकर वह डॉक्टर भागते हुए सुजाता के पास जाती है और सुजाता का चेकअप करने लगती है। फिर वह डॉक्टर उदास मुंह लिए किशोर के पास जाती है और बोलती है, आपकी पत्नी सुजाता अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर किशोर फूट फूट कर रोने लगता है। सुजाता के जाने के बाद किशोर अक्सर बहुत उदास रहने लगा था। उसे सुजाता की बहुत कमी महसूस होती थी। वह अक्सर घंटों सुजाता की तस्वीर के आगे बैठा रहता था। माँ के जाने के बाद दीपाली भी बहुत अकेले पड़ गई थी। किशोर ज्यादातर सुजाता के ही ख्यालों में खोया रहता था, जिसके कारण वह दीपाली का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाता था। किशोर की यह हालत देखकर उसकी माँ सावित्री बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन सावित्री किशोर के पास जाती है और बोलती है, किशोर, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है। तू क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेता है? इससे तेरा अकेलापन कम होगा। तू यूँ सारा दिन सुजाता के कमरे में बंद रहता है। तुझे ना आज का कुछ पता है और ना ही कल का। मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। यह बात सुनकर किशोर बोलता है, माँ, आपको पता है ना मैं सुजाता से कितना प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं सारी जिंदगी सुजाता के तस्वीर के सामने गुजार लूंगा पर मैं दूसरी शादी कभी नहीं कर सकता। फिर सावित्री बोलती है, बेटा, शायद तुझे किसी और की जरूरत नहीं हो पर दीपाली को एक माँ की जरूरत है। जरा उसे देख, वह कैसे पूरे दिन अकेले बस पेड़ के पास जाकर बैठी रहती है। तू भले ही अपने लिए शादी मत कर, तुझे शायद बीबी की जरूरत ना हो पर दीपाली को एक माँ की जरूरत जरूर है। तू यूँ अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता है। तेरा कोई फर्ज है ना दीपाली के प्रति। तू अपने बारे में सोचना छोड़ और जरा उस नन्ही बच्ची के बारे में सोच। वह कैसे अकेले सारे दिन बैठी रहती है। बेटा, मैं तुझे बस समझा सकती हूँ, बाकी तेरी मर्जी। अगर तुझे शादी करनी है तो कर, नहीं करनी है तो ना कर। वह तेरी मर्जी है। मैं और कर भी क्या सकती हूँ। इतना बोलकर सावित्री वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ की यह सब बात सुनकर किशोर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वह मन ही मन सोचता है, माँ सही बोल रही है। मैं कितना स्वार्थी हो गया था। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं अपनी बेटी दीपाली के बारे में कि वो कितने अकेले पड़ गई होगी। अगर मैंने अपनी पत्नी को खोया है तो उसने भी तो अपनी माँ को खोया है।
वो नन्ही सी बच्ची अकेले ही सारे दुख को अपने मन में लेकर बैठी होगी। मैंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो कैसी है। उसे भी तो अपनी माँ की याद आती होगी। मैं कितना बेवकूफ था। जिस वक्त मेरी बेटी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उसी वक्त उसके साथ नहीं था। मुझे दीपाली से माफी मांगनी चाहिए। फिर किशोर अपनी बेटी दीपाली के पास जाता है तो वह देखता है कि वह अपने बागान के एक पेड़ के नीचे उदास बैठी हुई थी। दीपाली जब भी उदास होती तो वह अपने बागान के एक बहुत ही पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाया करती थी और उस दिन भी दीपाली वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। फिर उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और दीपाली से बोलते हैं, दीपाली कैसी हो तुम? अपने पापा को वहाँ देखकर वह हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे पापा, आप यहाँ क्यों आए? आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं ही आपके पास आ जाती। आपने खुद आने का कष्ट क्यों किया? फिर किशोर दीपाली से बोलता है, बेटा दीपाली, मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दो। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इतना बोलकर किशोर अपनी बेटी के गले लग जाता है। यह सब देखकर सावित्री भी बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किशोर अपनी माँ के कहे अनुसार मोहिनी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है। मोहिनी शुरू में तो बहुत अच्छी थी। वह पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी और दीपाली को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, जिसे देख उसकी सास सावित्री बहुत खुश होती है। पर समय के साथ सावित्री बूढ़ी होती जा रही थी। बुढ़ापे के कारण उसे एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और मोहिनी एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है, जिसे देख दीपाली बहुत खुश होती है। मोहिनी की बेटी के होने के बाद मोहिनी दीपाली से बहुत चिढ़ने लगती है और अपने मन ही मन में सोचती है, ये दीपाली तो किशोर की पहली संतान है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो सारी जायदाद की यही मालकिन बनेगी। यह आगे चलकर मेरी बेटी और उसके जायदाद के बीच कांटा बनेगी। मुझे इसका कुछ करना होगा। फिर एक दिन दीपाली जब अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही होती है तो वहाँ मोहिनी आ जाती है और दीपाली को बोलती है, ए लड़की, चल हट मेरी बेटी के पास से। अपनी मनुष्यत को दूर रख मेरी बेटी से और चल जाकर घर का काम कर। सारा दिन बस घर में पड़ी पड़ी ठूसती रहती है। अपनी माँ की यह बात सुनकर दीपाली बोलती है, माँ, आप ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? आप ठीक तो हो ना? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करी और ना ही कभी कोई काम करने के लिए बोला, और आज यूं घर का सारा काम करने के लिए बोल रही हो। फिर मोहिनी बोलती है, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है, और एक तो तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलती है, उसको थोड़ा कम चलाया कर, नहीं तो मैं तेरी जबान खींच कर तेरे हाथों में दे दूंगी। चल जा और जाकर काम कर, और अपने बाप को जाकर चुगलियां मत कर दियो, नहीं तो तू अंजाम जानती ही है। अपनी माँ का यह रूप देखकर दीपाली बहुत डर जाती है और घर का सारा काम करने लगती है। मोहिनी दीपाली पर बहुत जुल्म करने लगती है। वह उसे सारा दिन बस घर का काम करवाती रहती थी, उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी। दीपाली सारा दिन खड़े होकर काम करती, जरा सा भी आराम नहीं करती थी और ना ही वह अपने पिता को इसके बारे में कभी बताती थी। फिर भी उसकी सौतेली माँ को उस पर तरस नहीं आता। वह दिन प्रतिदिन उस पर ढेरों जुल्म करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन जब दीपाली घर की सफाई कर रही होती है तो उससे घर का एक फ्लावर पॉट टूट जाता है, जिसे देखकर मोहिनी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से से बोलती है, मनहूस, एक काम ढंग से नहीं करती कि चार काम बढ़ा कर रख देती है। जब देखो तब कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर मोहिनी दीपाली को एक चांटा लगा देती है और उसे धक्का देकर घर से निकाल देती है। आज तू पूरे दिन घर से बाहर रहेगी, समझी? फिर दीपाली रोते रोते अपने बागान के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। माँ, दादी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? दादी, आपके जाने के बाद तो ये माँ बिल्कुल ही बदल गई है। सारा दिन मुझ पर जुल्म करती रहती हैं।
मेरा हाल तो नौकरों से भी बदतर कर रखा है। पूरे दिन काम करते करते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोलकर दीपाली बहुत रोने लगती है। तभी वह पेड़ जिसके नीचे दीपाली बैठी होती है बोलता है, दीपाली तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इतना सुनते ही दीपाली चौंकते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है, कौन बात कर रहा है मुझसे? सामने आकर बात करो। फिर वह पेड़ बोलता है, दीपाली अपने पीछे देखो, मैं ये रहा। फिर दीपाली देखती है कि वह पेड़ जिसके नीचे वह बैठी हुई थी वह बोल रहा था, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और बोलती है, आप भला बोल कैसे पा रहे हो? मैं बचपन से ही यहाँ आती जाती हूँ, पर पहले तो मैंने आपको यूँ बोलते हुए नहीं देखा, और आज आप अचानक कैसे बोल रहे हो? दीपाली मैं तुम्हें शुरू से ही देखता आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से ही बड़े होते हुए देखा है, पर उन दिनों में मैंने तुम्हें इतना बेबस कभी नहीं देखा जितनी तुम आज हो। मुझे लगा आज तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तभी मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारी माँ तुम पे कितना अत्याचार करती है, इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई सैंडल देता हूँ। इसको पहनकर तुम्हें कभी भी पैरों में दर्द नहीं होगा, और तो और तुम अपना सारा काम मिनटों में कर लोगी इस जादुई सैंडल से। और इस जादुई सैंडल से जो चाहे वो चीज़ मांग सकती हो। ये हमेशा वो चीज़ देगी तुम्हें जो तुम्हें चाहिए होगी। फिर दीपाली बोलती है, जादुई पेड़, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी माँ मुझसे पहले की तरह प्यार करे। आजकल वह मुझसे बहुत ही नफरत करने लगी है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि उनके मन में मेरे लिए पहले की तरह ही प्यार आ जाए? हाँ दीपाली, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बोला था, ये सैंडल तुम्हारे लिए वो हर एक चीज़ पूरी करेगी जो तुम चाहती हो। इस सैंडल को पहन के तुम अपनी माँ के पास जाओ और उन्हें अपनी गलती का खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि वो तुम्हारे साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही थी, और वो तुम्हें पहले की तरह ही अपना लेगी। फिर दीपाली वह सैंडल पहनकर अपने माँ के पास जाती है, तो उसे देखकर उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते हैं और उसे एहसास होता है कि वह कितना गलत सोच रही थी दीपाली के बारे में। जायदाद के लालच में कितनी अंधी हो गई थी। मैंने अपनी ही बेटी को इस तरह दुश्मन मान लिया, जबकि इसका उतना ही हक है जितना मेरी बेटी का। ये सब सोचकर वह दीपाली को बोलती है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने इन दोनों तुम पर बहुत अत्याचार किया। मैं अपनी बेटी के लिए स्वार्थी हो गई थी। मैंने तुम्हें उसका दुश्मन मान लिया था और मैंने सोचा कि तुम उसका हक छीन रही हो, और जाने अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना तुम्हारे हित का सोचे मैंने तुम पर इतना अत्याचार कर दिया। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर मोहिनी दीपाली को पहले की तरह ही प्यार करने लगती है और फिर वह पूरा परिवार खुशी खुशी साथ